आज मैं आपको अक्टूबर में एक सप्ताहांत की रात भारत के मुंबई शहर के बांद्रा स्थित औरा क्लब में घटी एक घटना के बारे में बता रहा हूं। औरा शहर के सबसे आलीशान क्लबों में से एक है जो बांद्रा के ठीक बीचों बीच स्थित है, जिसे मुंबई के अभिजात वर्ग की मनोरंजन राजधानी कहा जाता है। यह जगह न केवल अपने आधुनिक संगीत के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि बॉलीवुड सितारों और धनी व्यापारियों के लिए एक जाना माना मिलन स्थल भी है। उस मनहूस रात का केंद्र बिंदु डीजे अलीशा खन्ना थीं, लगभग 25 साल की प्लैटिनम बालों वाली एक लड़की जिसे मुंबई की पार्टियों की रानी माना जाता था। उस रात अलीशा ने 500 से ज्यादा लोगों की क्षमता वाले एक कार्यक्रम में धूम मचा दी और एक संगीत सेट के लिए उसकी फीस कई लाख रुपए तक हो सकती थी। प्रदर्शन के बाद वह वीआईपी कमरा नंबर 6 में आराम करने चली गईं, जो लगभग 20 वर्ग मीटर का एक निजी स्थान था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि उस बंद कमरे में कुछ ही घंटों बाद उसका प्रभामंडल हमेशा के लिए फीका पड़ जाएगा। डीजे क्वीन की रहस्यमयी मौत के पीछे कौन है? आगे हम औरा क्लब के अंदर अपराध स्थल की जांच करेंगे। मुंबई, वह शहर जो कभी नहीं सोता, और इस शहर की धड़कन बसती है बांद्रा जैसी जगहों पर, जहां रात दिन से ज्यादा रोशन और जिंदा दिल होती है। अक्टूबर के एक ऐसे ही सप्ताहांत की रात थी जब शहर की सारी रौनक क्लब औरा के दरवाजे पर आकर सिमट गई थी। बाहर महंगी गाड़ियों की लंबी कतारें थीं और अंदर संगीत का एक ऐसा समंदर था जिसकी लहरें हर किसी को अपने साथ बहा ले जाने के लिए बेताब थीं। लेजर लाइटों की हरी और नीली किरणें हवा में नाच रही थीं और डीजे के हर एक बीट पर थिरकते सैकड़ों लोगों के चेहरों पर एक अजीब सी मस्ती छाई हुई थी। यह एक ऐसी दुनिया थी जो हकीकत से परे लगती थी, जहां हर कोई अपनी पहचान और अपनी परेशानियां दरवाजे के बाहर छोड़कर आया था। एक अपराध मनोवैज्ञानिक के तौर पर मैं जानता हूं कि ऐसी जगहों पर दिखने वाली एकजुटता अक्सर एक भ्रम होती है। एक ऐसी भीड़ में जहां हजारों लोग एक साथ होते हैं, हर इंसान फिर भी खतरनाक रूप से अकेला होता है। और इस पूरी चमक दमक, इस शोर और इस अकेलेपन के केंद्र में थी डीजे अलीशा खन्ना। प्लैटिनम ब्लॉन्ड बालों वाली लगभग 25 साल की अलीशा सिर्फ संगीत नहीं बजा रही थी, वह उस रात की रानी थी। उसका आत्मविश्वास, उसकी ऊर्जा और संगीत की उसकी समझ ऐसी थी कि वह भीड़ की नब्ज को नियंत्रित कर रही थी। जब वह बीट ड्रॉप करती तो सैकड़ों हाथ एक साथ हवा में उठ जाते और एक सामूहिक गूंज पूरे क्लब को हिला देती। वह अपनी कला के शिखर पर थी, मुंबई की सबसे महंगी और सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली डीजे। लेकिन उस जगमगाती मुस्कान और बेफिक्र दिखने वाले अंदाज के पीछे एक गहरी थकान छिपी थी। लगातार पार्टियों का दबाव, जटिल रिश्ते और शोहरत के साथ आने वाली जलन, इन सब ने उसे अंदर से खोखला कर दिया था। अपना सेट खत्म करने के बाद तालियों की गड़गड़ाहट के बीच वह मंच के पीछे बने अपने निजी कक्ष में आई। दरवाजा बंद होते ही उसके चेहरे से वह मशहूर मुस्कान गायब हो गई। उसने अपना फोन उठाया और एक संदेश को देखकर उसकी थ्योरियां चढ़ गईं। वह कुछ देर तक खामोशी से फोन को घूरती रही, जैसे किसी उलझन से बाहर निकलने का रास्ता खोज रही हो। तभी एक वेटर उसके लिए उसका पसंदीदा कॉकटेल लेकर आया। नीले रंग का वह पेय जो क्लब की बैंगनी रोशनी में रहस्यमयी लग रहा था। अलीशा ने एक गहरी सांस ली, अपने चेहरे पर फिर से मुस्कान का नकाब चढ़ाया और उस पेय का एक लंबा घूंट पी लिया। वह नहीं जानती थी कि वह सिर्फ एक पेय नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी का आखिरी घूंट पी रही थी। वह वीआईपी कमरा नंबर 6 की ओर बढ़ गई, जहां कुछ दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे। बाहर संगीत का शोर और बढ़ गया था, लेकिन उस बंद कमरे के अंदर मुंबई की सबसे चमकदार रोशनी हमेशा के लिए बुझने वाली थी। जब सुबह की पहली किरणें मुंबई के आसमान पर फैलीं, तो क्लब औरा के अंदर की दुनिया बिल्कुल अलग थी। रात का नशा, संगीत का शोर और भीड़ की ऊर्जा अब गायब हो चुकी थी। उसकी जगह अब एक ठंडी, बीमार सी खामोशी ने ले ली थी, जिसमें बासी शराब और सिगरेट की गंध तैर रही थी। फर्श पर टूटे हुए कांच, खाली बोतलें और सुनहरे कागज के टुकड़े बिखरे पड़े थे, जैसे किसी शानदार पार्टी के बाद का वीरान युद्ध क्षेत्र हो। रात का खूबसूरत भ्रम अब एक गंदी हकीकत में बदल चुका था। सुनील,
जो क्लब में पिछले 5 सालों से काम कर रहा था, अपनी रात की पाली खत्म करने के बाद सफाई का जायजा ले रहा था। उसकी आंखों में नींद थी और शरीर में थकान। वह बस जल्दी से अपना काम खत्म करके घर जाना चाहता था। एक एक करके वीआईपी कमरों की जांच करते हुए उसकी नजर कमरा नंबर 6 पर पड़ी। उसका दरवाजा अब भी अंदर से बंद था। यह अजीब था क्योंकि सुबह तक सभी मेहमान जा चुके होते थे। उसने दरवाजा खटखटाया। हेलो, कोई है अंदर? कोई जवाब नहीं आया। उसने सोचा कि शायद कोई मेहमान ज्यादा नशे में होने की वजह से सो गया होगा। उसने फिर से दरवाजा खटखटाया, इस बार थोड़ा जोर से। अंदर से फिर भी कोई आवाज नहीं आई। अब उसके मन में एक सच्ची बेचैनी होने लगी। उसने अपनी जेब से मास्टर चाबी निकाली और कांपते हुए हाथों से ताला खोला। दरवाजा एक हल्की सी चरमराती आवाज के साथ खुला। कमरे के अंदर गहरा अंधेरा था। सिर्फ कुछ बैंगनी रंग की सजावटी बत्तियां जल रही थीं। महंगी शराब और इत्र की भारी महक के नीचे एक हल्की सी तीखी अपरिचित गंध भी थी जिसने सुनील को अजीब महसूस कराया। और उसी बैंगनी रोशनी में सोफे पर एक आकृति लेटी हुई थी। मैडम, सुनील ने धीरे से कहा। जब कोई हरकत नहीं हुई तो उसने कमरे की मुख्य बत्ती जलाई और जो दृश्य उसके सामने आया उसे देखकर उसकी चीख गले में ही अटक गई। एक ठंडी लहर उसकी रीढ़ में दौड़ गई। वह अलीशा खन्ना थी। वह सोफे पर एक अजीब बेजान अवस्था में पड़ी थी। उसके प्लैटिनम बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे और उसकी त्वचा उस तेज रोशनी में भी मोम की तरह पीली लग रही थी। उसके होंठ गहरे नीले पड़ चुके थे, जैसे किसी ने उन पर स्याही पोत दी हो। फर्श पर उसका पसंदीदा नीला कॉकटेल गिलास टूटा पड़ा था और उसका बचा हुआ पेय कालीन पर एक बदसूरत धब्बे की तरह फैला हुआ था। सुनील घबराकर लड़खड़ाते हुए पीछे हटा और मदद के लिए चिल्लाता हुआ बाहर भागा। कुछ ही देर में क्लब का वह शांत कोना अफरा फ्री और दहशत का केंद्र बन गया। पुलिस के सायरन की आवाज ने सुबह की खामोशी को चीर दिया और इसी हंगामे के बीच इंस्पेक्टर समीर जोशी ने घटनास्थल पर कदम रखा। जहां बाकी लोग घबराहट और भावनाओं के उफान में थे, वहीं समीर की आंखों में एक ठहराव था। मुंबई, उसने मन में सोचा, अलीशा के शांत पड़े चेहरे को देखते हुए। यह शहर सितारों को बनाता है और फिर उन्हें ही निगल जाता है। उसने अपने एक कनिष्ठ अधिकारी को सुना जो कह रहा था, सर, शायद ज्यादा नशा करने का मामला है। समीर ने बिना उसकी तरफ देखे धीरे से कहा, नहीं, यह सिर्फ ज्यादा नशा करने का मामला नहीं लगता। यहां कुछ और है। कुछ ही घंटों के भीतर फॉरेंसिक टीम की प्रारंभिक रिपोर्ट ने समीर के शक पर मुहर लगा दी। अलीशा के शरीर में सिंथेटिक ड्रग्स के साथ साथ एक बेहद शक्तिशाली कृषि विष के अंश भी पाए गए थे। एक ऐसा जहर जो मिनटों में इंसान का श्वसन तंत्र बंद कर सकता था। यह एक दुखद दुर्घटना नहीं थी, यह एक सोची समझी बेरहमी से की गई हत्या थी। तभी एक कांस्टेबल दौड़ता हुआ आया। सर, बाहर समाचार संवाददाताओं की भीड़ जमा होने लगी है। खबर बाहर निकल चुकी है। समीर ने एक गहरी सांस ली। मुंबई की पार्टियों की रानी को उसी के सिंहासन पर जहर देकर मार दिया गया था और अब यह जांच पूरी दुनिया की नजरों के सामने होने वाली थी। मुंबई पुलिस के बांद्रा स्टेशन का सम्मेलन कक्ष अब इस मामले का तंत्रिका केंद्र बन चुका था। दीवारों पर लगे सफेद बोर्डों पर अपराध स्थल की तस्वीरें, सामुदायिक भवन का नक्शा और अब तक इकट्ठा की गई हर छोटी बड़ी जानकारी चिपका दी गई थी। इंस्पेक्टर समीर जोशी अपनी टीम के साथ उस कमरे में खड़े थे जहां हवा में कॉफी की महक और एक अनसुलझे अपराध का तनाव घुला हुआ था। एक हत्या की जांच एक ऐसी भूल भुलैया की तरह होती है जहां हर दीवार पर परछाइयां होती हैं और जांचकर्ता का काम उन परछाइयों के पीछे छिपे सच को ढूंढना होता है। पहला झटका तब लगा जब चलचित्र यंत्रों की जांच करने वाले विशेषज्ञ ने अपनी रिपोर्ट पेश की। सर, उसने कहा, यह कोई तकनीकी खराबी नहीं थी। वीआईपी गलियारे के यंत्र की बिजली आपूर्ति को जानबूझकर ठीक 1 घंटे के लिए बंद किया गया था और यह काम नियंत्रण कक्ष से किया गया था, जहां तक पहुंच सिर्फ क्लब के वरिष्ठ कर्मचारियों की ही होती है। यह एक महत्वपूर्ण जानकारी थी। इसका मतलब था कि हत्यारा या तो क्लब का कोई अंदरूनी व्यक्ति था या उसे किसी अंदरूनी व्यक्ति से मदद मिली थी। यह अब सिर्फ एक हत्या नहीं थी, यह एक साजिश थी जिसके तार क्लब की दीवारों के भीतर ही कहीं जुड़े हुए थे।
दूसरा, और शायद उस वक्त का सबसे ठोस सबूत फॉरेंसिक विभाग से आया। अलीशा के टूटे हुए कॉकटेल गिलास पर उसके खुद के उंगलियों के निशानों के अलावा एक और धुंधला निशान मिला था। यह निशान एक महिला का था। जब क्लब के सभी महिला कर्मचारियों के निशानों से इसका मिलान किया गया तो यह किसी से भी मेल नहीं खाता था। यह एक रहस्यमयी महिला का निशान था जो उस रात उस कमरे में मौजूद थी और उसने उसी गिलास को छुआ था जिसमें जहर था। यह एक भौतिक कड़ी थी, एक ऐसा धागा जो पुलिस को उस भीड़ से निकालकर किसी एक व्यक्ति तक ले जा सकता था। तीसरा सुराग अलीशा के फोन से मिला। जब साइबर सेल ने उसके फोन को खोला तो उन्हें दर्जनों संदेश और मिस्ड कॉल मिली, लेकिन एक संदेश था जो सबसे अलग था। यह एक अपंजीकृत नंबर से भेजा गया था और हत्या से ठीक 2 घंटे पहले आया था। उसमें सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, मुझे धोखा देने की कीमत तुम्हें चुकानी होगी। यह संदेश एक व्यक्तिगत संघर्ष, शायद एक टूटे हुए रिश्ते या एक कड़वे धोखे की ओर इशारा कर रहा था। यह जुनून का एक संकेत था, एक ऐसी भावना जो अक्सर सबसे हिंसक अपराधों की जड़ होती है। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब फॉरेंसिक प्रयोगशाला से अंतिम विश्व विज्ञान रिपोर्ट आई। रिपोर्ट पढ़ने के बाद समीर जोशी के चेहरे पर एक गहरी गंभीरता छा गई। यह कोई साधारण जहर नहीं है, उन्होंने अपनी टीम को बताया। यह सिंथेटिक से अपनी को ऊपर को ड्रग्स और एक बेहद शक्तिशाली कीटनाशक का मिश्रण है। हत्यारे ने इसे बहुत सोच समझकर तैयार किया है। उन्होंने समझाया कि ड्रग्स का असर पहले होता, जिससे ऐसा लगता कि मौत ज्यादा नशा करने से हुई है, जबकि कीटनाशक धीरे धीरे अपना काम करता। यह एक बातथत यानी फ्लॉलेस मुखौटा था जो एक क्रूर हत्या को एक दुखद दुर्घटना के रूप में पेश करने के लिए बनाया गया था। यह किसी गुस्सैल प्रेमी या ईर्ष्यालु प्रतिद्वंद्वी के पल भर के गुस्से का नतीजा नहीं था। यह एक ठंडे, गणना करने वाले और बेहद खतरनाक दिमाग का काम था। समीर जोशी ने सफेद बोर्ड पर लगी अलीशा की तस्वीर को देखा। अब उनके सामने सिर्फ एक पीड़िता का चेहरा नहीं था, बल्कि एक जटिल पहेली थी जिसके 4 अलग अलग और खतरनाक टुकड़े थे। एक अंदरूनी सूत्र, एक रहस्यमयी महिला, एक नाराज प्रेमी और एक बेरहम योजनाकार। हत्यारा एक नहीं था, उसके कई चेहरे थे। जांच अब उस बिंदु पर पहुंच चुकी थी जहां उसे एक दिशा देनी थी। इंस्पेक्टर समीर जोशी जानते थे कि हत्यारा कोई भूत नहीं है, वह उन्हीं लोगों में से एक है जो अलीशा की जिंदगी का हिस्सा थे। उन्होंने अपनी टीम को एक स्पष्ट निर्देश दिया, अब हम सिर्फ सबूतों का पीछा नहीं करेंगे, अब हम उन लोगों की दुनिया में दाखिल होंगे जिनके पास अलीशा को मारने का मकसद था। सफेद बोर्ड पर अलीशा की तस्वीर के चारों ओर 4 नाम लिखे गए। ये 4 नाम 4 अलग अलग दुनियाओं से थे, लेकिन वे सब एक ही कहानी में आकर मिल गए थे। यह जांच का वह चरण था जहां हर संभावना को टटोलना था और हर नकाब के पीछे छिपे असली चेहरे को पहचानना था। पहला नाम था शी मल्होत्रा, क्लब औरा का तेज, तर्रार और महत्वाकांक्षी प्रबंधक। शी वह इंसान था जिसने अलीशा को औरा का चेहरा बनाया था, लेकिन पर्दे के पीछे दोनों के बीच रिश्ते तनावपूर्ण थे। अलीशा की बढ़ती फीस और उसकी मांगें क्लब के मुनाफे पर असर डाल रही थीं। कई कर्मचारियों ने उन दोनों के बीच पैसों को लेकर हुई तीखी बहसों के बारे में बताया था। मकसद साफ था, वित्तीय लाभ, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वश्य मल्होत्रा वह अकेला इंसान था जिसके पास नियंत्रण कक्ष तक पहुंच थी जहां से चलचित्र यंत्रों को बंद किया गया था। उसके पास अवसर भी था और मकसद भी। दूसरा नाम था प्रिया सिंह, एक और प्रतिभाशाली डीजे जो कभी अलीशा की अच्छी दोस्त हुआ करती थी। लेकिन जैसे जैसे अलीशा की शोहरत का सूरज चढ़ता गया, प्रिया का करियर ढलान पर आ गया। उसे अब छोटे क्लबों में काम करना पड़ रहा था, जबकि अलीशा लाखों कमा रही थी। पेशेवर ईर्ष्या एक बहुत शक्तिशाली मकसद होता है, खासकर मनोरंजन की दुनिया में। यह आपको अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। और सबसे बड़ी कड़ी थी वह रहस्यमयी महिला का उंगलियों का निशान। क्या वह निशान प्रिया सिंह का था? क्या उसने अपनी पुरानी दोस्त को रास्ते से हटाने के लिए यह कदम उठाया? तीसरा नाम उस सूची में सबसे ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक था, अरुण सिंघानिया। 40 साल की उम्र पार कर चुका, एक शादीशुदा और बेहद अमीर कारोबारी।
सिंघानिया की मुंबई के उच्च समाज में बहुत पहुंच थी। वह कुछ महीनों तक अलीशा का प्रेमी और संरक्षक रहा था। उसने अलीशा पर पैसे और तोहफों की बारिश कर दी थी, लेकिन बदले में वह उस पर पूरा अधिकार चाहता था। जब अलीशा ने उस रिश्ते से बाहर निकलना चाहा, तो सिंघानिया का अहंकार बुरी तरह से घायल हो गया था। उसने सार्वजनिक रूप से उसे धमकी दी थी। वह धमकी भरा संदेश जो अलीशा के फोन में मिला था, सीधे सीधे सिंघानिया की ओर इशारा कर रहा था। एक ठुकराया हुआ शक्तिशाली प्रेमी किसी भी हद तक जा सकता है। और चौथा और आखिरी नाम था शेट्टी भाई। यह नाम मुंबई के अपराध जगत में जाना जाता था। शेट्टी भाई सूद पर पैसे देने का काम करता था। जांच में पता चला था कि अलीशा ने कुछ समय पहले अपना फैशन का कारोबार शुरू करने के लिए शेट्टी भाई से एक बड़ी रकम उधार ली थी, लेकिन उसका वह कारोबार डूब गया था। वह कर्ज चुका नहीं पा रही थी और शेट्टी भाई के लोग उसे लगातार परेशान कर रहे थे। शेट्टी भाई जैसे लोगों के लिए पैसा वसूलने के लिए किसी की जान लेना कोई बड़ी बात नहीं थी। 4 नाम, 4 मकसद, 4 अलग अलग कहानियां। एक प्रबंधक जो मुनाफे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, एक प्रतिद्वंद्वी जो ईर्ष्या की आग में जल रही है, एक प्रेमी जो अस्वीकृति बर्दाश्त नहीं कर सकता, और एक सूदखोर जिसे सिर्फ अपना पैसा वापस चाहिए। समीर जोशी उसे बंदाश्त बोर्ड को देख रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे एक मकड़ी के जाले को देख रहे हैं और अलीशा उस जाले के केंद्र में फंसी हुई थी। हत्यारा इन्हीं चारों में से एक था और उसने बहुत ही चतुराई से खुद को बाकी 3 के पीछे छिपा लिया था। जांच की भूल भुलैया में इंस्पेक्टर समीर जोशी ने पहला दरवाजा खटखटाने का फैसला किया। वशे मल्होत्रा तर्क सीधा था। हत्या एक सोची समझी साजिश थी और साजिश का पहला चरण था चलचित्र यंत्रों को बंद करना। और यह काम सिर्फ कोई अंदरूनी व्यक्ति ही कर सकता था जिसके पास नियंत्रण कक्ष की चाबियां और जानकारी दोनों हो। शि मल्होत्रा इस परिभाषा में पूरी तरह से फिट बैठता था। शि को पूछताछ के लिए दोबारा बुलाया गया। इस बार माहौल दोस्ताना नहीं था। वह एक महंगा सूट पहने हुए था, जैसे किसी व्यापारिक बैठक के लिए आया हो, लेकिन उसकी आंखों के नीचे हल्के गड्ढे और माथे पर खिंची तनाव की लकीरें उसकी असल मानसिक स्थिति को बयां कर रही थीं। वह एक ऐसा इंसान था जिसे नियंत्रण में रहने की आदत थी, लेकिन अब उसकी जिंदगी का नियंत्रण किसी और के हाथों में था। शी समीर जोशी ने अपनी शांत आवाज में शुरुआत की। उस रात वीआईपी गलियारे के चलचित्र यंत्र 1 घंटे के लिए बंद थे। हमारी तकनीकी टीम का कहना है कि यह कोई खराबी नहीं थी, इसे जानबूझकर बंद किया गया था। शी इस सवाल के लिए तैयार लग रहा था। उसने एक सधा हुआ जवाब दिया, हाँ इंस्पेक्टर, उस रात बिजली में कुछ उतार चढ़ाव हुआ था। मुझे पूरे तंत्र को फिर से चालू करना पड़ा। उसी में शायद कुछ समय के लिए रिकॉर्डिंग बंद हो गई होगी। यह एक विश्वसनीय लगने वाला झूठ था, एक ऐसा झूठ जिसे कोई भी मान सकता था, लेकिन समीर जोशी कोई भी नहीं थे। उन्होंने एक फाइल आगे बढ़ाते हुए कहा, हमारी रिपोर्ट कहती है कि बिजली में कोई उतार चढ़ाव नहीं हुआ था। रिकॉर्डिंग को नियंत्रण कक्ष से सीधे बंद किया गया था। उस कक्ष की चाबी सिर्फ आपके पास होती है। अशे, आपने झूठ क्यों बोला? यह सीधा और अप्रत्याशित हमला था। एक पल के लिए खशी का आत्मविश्वास डगमगा गया। उसके चेहरे पर घबराहट की एक हल्की सी परत उभरी, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। देखिए इंस्पेक्टर, उसने थोड़ा अकड़ कर कहा, मैं मुंबई का सबसे सफल क्लब चलाता हूं। मेरे पास इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने का समय नहीं है। हो सकता है मुझसे कोई गलती हो गई हो। एक अपराधी मनोवैज्ञानिक की नजर में यह एक क्लासिक रक्षात्मक प्रतिक्रिया है। जब झूठ पकड़ा जाता है तो उसे गलती का नाम दे दिया जाता है। समीर ने विषय बदल दिया। चलिए पैसों की बात करते हैं। हमारे पास आपके और अलीशा के बीच हुए कई संदेश हैं जिनमें आप उसकी फीस को लेकर शिकायत कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि आप दोनों के बीच अक्सर तीखी बहस होती थी। अशी हंसा, एक ऐसी हंसी जिसमें कोई मजाक नहीं था। यह व्यापार की आम नोक झोंक है इंस्पेक्टर। बड़े कलाकारों के साथ ऐसा होता रहता है। अलीशा एक संपत्ति थी, लेकिन वह एक महंगी संपत्ति थी। उसने अलीशा को एक वस्तु की तरह संदर्भित किया, एक इंसान की तरह नहीं। यह छोटी सी बात समीर जोशी ने नोट कर ली। छोटी सी बात
बनार शे के लिए लोग और चीजें शायद एक ही थीं, या तो लाभदायक या नुकसानदायक। जब उससे पूछा गया कि उस 1 घंटे के दौरान वह कहाँ था, तो उसने कहा कि वह अपने दफ्तर में बैठकर कुछ बिलों का काम कर रहा था और फोन पर आपूर्तिकर्ताओं से बात कर रहा था। यह एक कमजोर बहाना था, लेकिन इसे तुरंत गलत साबित करना मुश्किल था। पूछताछ खत्म हो गई, लेकिन दृश्य को जाने नहीं दिया गया। उसके खिलाफ मकसद और अवसर दोनों ही बहुत मजबूत थे। वह एक ऐसा प्रबंधक था जिसके लिए उसका क्लब ही सब कुछ था, और अलीशा उस क्लब के लिए एक ऐसी समस्या बनती जा रही थी जो उसके मुनाफे और उसके अधिकार दोनों को चुनौती दे रही थी। एक ठंडे दिमाग वाले व्यापारी के लिए क्या एक समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर देना एक समाधान की तरह नहीं लग सकता। शे मल्होत्रा पर शक गहरा था, लेकिन इंस्पेक्टर समीर जोशी जानते थे कि सिर्फ मकसद और अवसर किसी को कातिल साबित करने के लिए काफी नहीं होते। शे के खिलाफ कोई सीधा भौतिक सबूत नहीं था, इसलिए समीर ने अपनी जांच की दिशा उस दूसरे ठोस सुराग की ओर मोड़ी जो उनके हाथ लगा था। कॉकटेल के गिलास पर मिला उस रहस्यमयी महिला की उंगलियों का निशान। उन्होंने उस निशान को जांच के लिए मौजूद सभी लोगों के रिकॉर्ड से मिलाने का आदेश दिया, और कुछ ही दिनों में वह रहस्यमयी महिला अब रहस्यमयी नहीं रही। रिपोर्ट आ चुकी थी। वह निशान डीजे प्रिया सिंह का था। अब जांच का पूरा ध्यान प्रिया सिंह पर केंद्रित हो गया। प्रिया, जो कभी अलीशा की दोस्त और बराबरी की कलाकार मानी जाती थी, पिछले 1-2 साल से उसके साये में जी रही थी। जहां अलीशा की हर रात हजारों की भीड़ के सामने होती थी, वहीं प्रिया को अब छोटे मोटे क्लबों और निजी पार्टियों में काम करना पड़ रहा था। मनोरंजन की दुनिया बाहर से जितनी ग्लैमरस दिखती है, अंदर से उतनी ही बेरहम होती है। यहां किसी और की सफलता अक्सर आपकी अपनी असफलता का आईना बन जाती है। एक अपराध मनोवैज्ञानिक की नजर से पेशेवर ईर्ष्या एक धीमे जहर की तरह होती है। यह धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को खत्म करती है और उसकी जगह एक कड़वी और खतरनाक नफरत को जन्म देती है। प्रिया सिंह इसी जहर को पी रही थी। हर बार जब वह अलीशा का पोस्टर देखती या उसके बारे में कोई खबर पढ़ती, तो यह जहर और भी ज्यादा असर करता। प्रिया सिंह को जब पूछताछ के लिए बुलाया गया, तो उसका आत्मविश्वास शिश मल्होत्रा जैसा नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सी घबराहट और गुस्सा था। वह एक ऐसे जानवर की तरह लग रही थी जो खुद को कोने में फंसा हुआ महसूस कर रहा हो। आपके उंगलियों के निशान उस गिलास पर क्या कर रहे थे जिससे अलीशा ने जहर पिया? समीर जोशी ने सीधे सवाल किया। प्रिया इस सवाल के लिए तैयार थी, लेकिन उसकी आवाज में एक हल्का सा कंपन था। मैं उस रात वीआईपी कमरे में थी, उसने स्वीकार किया। अलीशा ने मुझे और कुछ दोस्तों को बुलाया था। हम लोग बात कर रहे थे, उसने आगे बताया। बातचीत के दौरान मैंने बस मजाक में उसका गिलास उठा लिया था, शायद किसी बात पर जोर देने के लिए, और फिर उसे वापस रख दिया। मुझे क्या पता था कि उसमें जहर है। यह एक ऐसी सफाई थी जो सच भी हो सकती थी, और एक बहुत ही चालाकी से बनाया गया झूठ भी। समीर ने उस पर और दबाव बनाया। आप और अलीशा, जिनके बीच की प्रतिद्वंद्विता के बारे में सब जानते हैं, एक साथ बैठकर मजाक कर रही थीं। यह थोड़ा अजीब नहीं लगता? हम अपनी दुश्मनी को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, प्रिया ने जल्दी से कहा। लेकिन उसकी यह सफाई बेहद कमजोर और बनावटी लग रही थी। एक अनुभवी जांचकर्ता झूठ की गंध को दूर से ही पहचान लेता है। समीर जानते थे कि इस कहानी में कुछ बहुत कर रहे थे, बड़ी गड़बड़ है। जिस गिलास में जहर था, ठीक उसी गिलास को मजाक में उठा लेना, यह एक ऐसा संयोग था जिस पर यकीन करना नामुमकिन था। जब उससे उसकी उस रात की गतिविधियों के बारे में पूछा गया, तो उसने कहा कि वह उस मुलाकात के तुरंत बाद क्लब से निकलकर घर चली गई थी। लेकिन जब उसके दोस्तों से इस बात की पुष्टि की गई, तो उनकी कहानियों में थोड़ा बहुत अंतर था, खासकर समय को लेकर। प्रिया का बहाना अब दरकने लगा था। अब प्रिया सिंह इस मामले की सबसे बड़ी संदिग्ध बन चुकी थी। उसके पास हत्या का एक शक्तिशाली मकसद था, ईर्ष्या, और उसके खिलाफ एक सीधा भौतिक सबूत था, हत्या के हथियार पर उसकी उंगलियों के निशान। उसकी कहानी कमजोर थी और उसके बहाने में छेद थे। सशे मल्होत्रा पर जो शक का बादल था, वह अब घिर घिर कर
प्रिया सिंह के ऊपर आ गया था। ऐसा लग रहा था कि अलीशा की हत्या की पहेली अब सुलझने वाली थी। प्रिया सिंह के खिलाफ सबूत मजबूत थे और जांच दल के ज्यादातर सदस्य मान चुके थे कि कातिल वही है। लेकिन इंस्पेक्टर समीर जोशी की कार्यशैली अलग थी। वह तब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते थे जब तक कहानी का हर धागा अपनी सही जगह पर न बैठ जाए। प्रिया हिरासत में थी, लेकिन अभी एक और महत्वपूर्ण कड़ी की जांच बाकी थी। अलीशा के फोन पर आया वह धमकी भरा संदेश। समीर ने अपनी साइबर टीम को उस गुमनाम नंबर की तह तक जाने का आदेश दिया। यह काम आसान नहीं था। वह संदेश एक ऐसे फोन से भेजा गया था जिसका कोई पंजीकरण नहीं था। अपराधियों की दुनिया में इसे अनामक फोन कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार करके फेंक दिया जाता है। लेकिन आधुनिक तकनीक की आंखों से कुछ भी छिपा नहीं रह सकता। साइबर टीम ने उस संदेश को भेजे जाने के समय पर मोबाइल टावर के डेटा का विश्लेषण किया और जल्द ही उन्होंने उस सिग्नल के स्रोत का पता लगा लिया। वह सिग्नल मुंबई के जुहू इलाके के एक बेहद आलीशान रिहायशी परिसर से आया था और उस परिसर के सबसे महंगे घरों में से एक का मालिक था अरुण सिंघानिया। अब जांच की सुई एक बार फिर घूम गई थी और इस बार वह मुंबई के सबसे शक्तिशाली और अमीर लोगों में से एक की ओर इशारा कर रही थी। अरुण सिंघानिया, एक ऐसा नाम जो व्यापार जगत में सम्मान और डर दोनों का प्रतीक था। उसने अपनी मेहनत से अपना साम्राज्य खड़ा किया था और उसे अपनी हर चीज पर पूरा नियंत्रण रखने की आदत थी, चाहे वह उसका व्यापार हो या उसके रिश्ते। जांच दल ने जब अलीशा और सिंघानिया के रिश्ते की गहराई में जाना शुरू किया तो एक बीमार और जुनून भरी कहानी सामने आई। सिंघानिया ने अलीशा पर पैसों की बारिश कर दी थी, एक लग्जरी गाड़ी, एक डिजाइनर घर, महंगे तोहफे। लेकिन इन सब की एक कीमत थी। वह अलीशा की जिंदगी के हर पहलू को नियंत्रित करना चाहता था। अलीशा के दोस्तों ने बताया कि सिंघानिया बेहद शक्की स्वभाव का था। वह अलीशा को किसी और से बात करते हुए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। कई बार उसने कारामार को सार्वजनिक रूप से अलीशा पर चिल्लाया था। एक अपराध मनोवैज्ञानिक के लिए सिंघानिया का व्यक्तित्व नार्सिसिस्टिक यानी आत्ममुग्धता का एक स्पष्ट उदाहरण था। ऐसे लोगों के लिए अस्वीकृति सिर्फ दिल टूटना नहीं होता, यह उनके अहंकार पर एक सीधा हमला होता है। वे प्यार और अधिकार में फर्क नहीं कर पाते और जब उन्हें लगता है कि उनका अधिकार उनसे छीना जा रहा है तो वे बेहद हिंसक हो सकते हैं। वह धमकी भरा संदेश, मुझे धोखा देने की कीमत तुम्हें चुकानी होगी, इसी मानसिकता का एक क्लासिक सबूत था। जब समीर जोशी सिंघानिया से पूछताछ करने उसके विशाल कार्यालय पहुंचे तो माहौल बिल्कुल अलग था। यह कोई पुलिस स्टेशन का छोटा सा कमरा नहीं था। सिंघानिया अपनी महंगी चमड़े की कुर्सी पर बैठा था और उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जैसे वह पुलिस का नहीं बल्कि किसी व्यापारिक सौदे का इंतजार कर रहा हो। इंस्पेक्टर, उसने मुस्कुराते हुए कहा, बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? समीर ने शांति से वह धमकी भरा संदेश और मोबाइल टावर की रिपोर्ट उसके सामने रख दी। सिंघानिया ने उन कागजों पर एक नजर डाली और फिर जोर से हंसा। इंस्पेक्टर साहब, मेरे जैसे इंसान के कई दुश्मन होते हैं। कोई मुझे फंसाने के लिए मेरे नाम का इस्तेमाल कर रहा है। उसने उस रात के लिए एक मजबूत बहाना भी पेश किया। वह शहर के कुछ सबसे बड़े व्यापारियों के साथ एक बैठक में था और उन सभी ने इस बात की गवाही दी। वह बेहद शांत और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसे अपनी ताकत और अपने प्रभाव पर पूरा भरोसा था। उसने पुलिस को चुनौती दी कि वे उसके खिलाफ कोई सबूत लाकर दिखाएं। समीर जोशी बिना कुछ कहे वहां से चले आए। सिंघानिया को गिरफ्तार नहीं किया जा सका, लेकिन शक का एक बहुत गहरा बीज बोया जा चुका था। अब पहेली और भी ज्यादा उलझ गई थी। क्या कातिल एक ईर्ष्यालु प्रतिद्वंद्वी थी जो रंगे हाथों पकड़ी गई, या फिर वह एक शक्तिशाली ठुकराया हुआ प्रेमी था जो अपने पैसे और प्रभाव के पीछे छिपा हुआ था? जांच अब एक ऐसे चौराहे पर खड़ी थी जहां हर रास्ता सही भी लग रहा था और गलत भी। एक तरफ प्रिया सिंह थी जिसके खिलाफ सीधे भौतिक सबूत थे, तो दूसरी तरफ अरुण सिंघानिया था जिसके पास हत्या का सबसे शक्तिशाली मकसद था। टीम के ज्यादातर अधिकारी इन्हीं दो नावों पर सवार थे, लेकिन इंस्पेक्टर समीर जोशी की नजर अब भी उस सफेद बोर्ड पर लिखे चौथे और आखिरी नाम पर थी, शेट्टी भाई। समीर जानते थे कि ग्लैमर और अपराध की दुनिया अक्सर एक दूसरे से टकराती हैं,
और इस टक्कर के नतीजे हमेशा खतरनाक होते हैं। शेट्टी भाई का असली नाम कुछ और था, लेकिन मुंबई के अपराध जगत में उसे इसी नाम से जाना जाता था। उसका काम सूद पर पैसे देना था, एक ऐसा व्यापार जो भरोसे पर नहीं बल्कि डर पर चलता है। जब जांच दल ने अलीशा के वित्तीय रिकॉर्ड खंगाले तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। अलीशा ने कुछ महीने पहले शेट्टी भाई से 50 लाख रुपए का कर्ज लिया था। उसने यह पैसा अपने एक फैशन ब्रांड को शुरू करने के लिए लिया था, लेकिन उसका वह सपना बुरी तरह से असफल रहा था। वह कर्ज की एक भी किश्त चुका नहीं पाई थी और शेट्टी भाई का ब्याज हर दिन बढ़ रहा था। अलीशा के कुछ करीबी दोस्तों ने बताया कि पिछले कुछ हफ्तों से वह बेहद डरी हुई थी। शेट्टी भाई के लोग उसे फोन पर और क्लब के बाहर रोककर धमका रहे थे। यह एक सीधा और स्पष्ट मकसद था। शेट्टी भाई जैसे लोगों की दुनिया में कर्ज न चुकाने की सजा अक्सर बहुत क्रूर होती है। एक अपराध मनोवैज्ञानिक के तौर पर इस तरह के अपराध को समझना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। यहां भावनाएं या जुनून नहीं होता, यहां सिर्फ ठंडा बेरहम व्यापार होता है। शेट्टी भाई के लिए अलीशा जैसी एक हाई प्रोफाइल हस्ती को रास्ते से हटाना बाकी कर्जदारों के लिए एक शक्तिशाली संदेश हो सकता था। उसके लिए यह हत्या एक व्यापारिक निवेश की तरह थी जो उसके डर के साम्राज्य को और भी मजबूत करती। जब समीर जोशी की टीम ने शेट्टी भाई को पूछताछ के लिए बुलाया तो वह बेहद शांति से पेश आया। वह न तो जीशी मल्होत्रा की तरह अकड़ में था और न ही प्रिया सिंह की तरह घबराया हुआ था। वह एक मंझा हुआ अपराधी था जिसे पुलिस से बात करने की आदत थी। जी हां साहब, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार किया। उस लड़की पर मेरे 5 लाख रुपए बकाया हैं और हां, मेरे घरवालों ने उसे कई बार याद दिलाया है कि समय पर भुगतान करना एक अच्छी आदत है। उसने इन धमकियों को अनुस्मारक समझा, मानो ये कोई सामान्य प्रक्रिया हो। उसका बाहरी खुलापन और ईमानदारी पूरी तरह से भ्रामक थी, लेकिन जब उससे हत्या की रात के बारे में पूछा गया तो उसने एक बहुत ही मजबूत बहाना पेश किया। उसने कहा कि उस पूरी रात वह अपने परिवार के साथ माहिम की दरगाह पर एक धार्मिक समारोह में था। उसने दर्जनों लोगों के नाम दिए जो उसकी मौजूदगी की गवाही दे सकते थे। जब पुलिस ने जांच की तो उसकी बात सही निकली। दर्जनों लोगों ने उसे उस रात दरगाह पर देखने की पुष्टि की। समीर जोशी एक दुविधा में थे। शेट्टी भाई का मकसद शायद सबसे ज्यादा सीधा और स्पष्ट था, लेकिन हत्या का तरीका यानी एक जटिल जहर का इस्तेमाल उसके काम करने के तरीके से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। शेट्टी भाई जैसे लोग जब कोई संदेश देना चाहते हैं तो वे हिंसा का इस्तेमाल करते हैं, ऐसी हिंसा जो सबको दिखाई दे। एक छुपे हुए जहर का इस्तेमाल उनके संदेश को कमजोर करता। अब चारों संदिग्धों से शुरुआती पूछताछ पूरी हो चुकी थी। तस्वीर साफ होने की बजाय और भी ज्यादा धुंधली हो गई थी। एक ईर्ष्यालु प्रतिद्वंद्वी जिसके उंगलियों के निशान मिले थे, एक ठुकराया हुआ प्रेमी जिसने धमकी दी थी, एक प्रबंधक जिसके पास अवसर था और एक सूदखोर जिसके पास एक ठोस मकसद था। हर कोई कातिल हो सकता था और हर किसी की कहानी में कोई न कोई कमी थी। हत्यारे ने एक SSA यानी फ्लॉलेस धुएं का पर्दा खड़ा कर दिया था। समीर जोशी समझ गए थे कि सच इन चारों संदिग्धों की कहानियों के भीतर नहीं बल्कि उस अदृश्य धागे में छिपा है जो शायद इनमें से किन्हीं दो को आपस में जोड़ता है। अलीशा की हत्या को हुए अब कई हफ्ते बीत चुके थे। मुंबई का मीडिया इस कहानी को हर रोज एक नए मसाले के साथ परोस रहा था और पुलिस पर जल्द से जल्द नतीजा देने का दबाव बढ़ता जा रहा था। जांच दल के लिए यह सबसे मुश्किल दौर था। वे एक ऐसी बंद गली में फंस गए थे जहां चारों ओर सिर्फ धुएं के पर्दे थे और हर पर्दा एक नए संदिग्ध का चेहरा दिखाता था। एक अपराध मनोवैज्ञानिक के तौर पर मैं जानता हूं कि यह जांच का सबसे खतरनाक चरण होता है। जब हताशा हावी होने लगती है तो अक्सर जांचकर्ता गलतियां कर बैठते हैं और मामले हमेशा के लिए ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। लेकिन इंस्पेक्टर समीर जोशी हताश होने वालों में से नहीं थे। उनका 20 साल का अनुभव और उनकी गहरी अंतर्ज्ञान शक्ति उन्हें बता रही थी कि इस पहेली का जवाब किसी नए सबूत में नहीं बल्कि मौजूदा संदिग्धों के बीच छिपे एक अदृश्य रिश्ते में है। उन्हें बार बार ऐसा लग रहा था कि इस पूरे नाटक का मुख्य निर्देशक अरुण सिंघानिया ही है। उसका अहंकार,
उसका अधिकार जताने वाला स्वभाव और उसका विश्वास कि पैसा और ताकत उसे कानून से ऊपर रखते हैं, यह सब एक ऐसे व्यक्ति की प्रोफाइल बनाते थे जो इतनी जटिल साजिश रच सकता था। इसी अंतर्ज्ञान के आधार पर समीर जोशी ने एक बड़ा और जोखिम भरा कदम उठाया। उन्होंने अरुण सिंघानिया पर 24 घंटे की एक गुप्त निगरानी रखने का आदेश दिया। यह एक मुश्किल काम था, क्योंकि सिंघानिया जैसे शक्तिशाली लोग हमेशा सावधान रहते हैं। दिन बीतते गए, निगरानी दल सिंघानिया का पीछा करता रहा, उसकी व्यापारिक बैठकों से लेकर महंगी पार्टियों तक, लेकिन उन्हें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। ऐसा लग रहा था कि समीर का यह दांव भी खाली जाने वाला है। और फिर 3 दिन बाद वह हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। सिंघानिया अपनी लग्जरी गाड़ी में बैठकर बांद्रा के किसी महंगे रेस्तरां जाने की बजाय शहर के एक पुराने और शांत इलाके की एक छोटी गुमनाम सी कॉफी की दुकान पर पहुंचा। यह एक ऐसी जगह थी जो सिंघानिया जैसे व्यक्ति के स्तर से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। निगरानी दल तुरंत सतर्क हो गया। सिंघानिया अंदर गया और इंतजार करने लगा। कुछ मिनटों के बाद एक और व्यक्ति वहां पहुंचा। उस व्यक्ति को देखकर निगरानी दल की आंखों में अविश्वास और उत्साह एक साथ दौड़ गया। वह कोई और नहीं बल्कि डीजे प्रिया सिंह थी। यह वह कड़ी थी जिसकी पुलिस को तलाश थी। 2 अलग अलग दुनियाएं, 2 अलग अलग संदिग्ध, एक गुप्त मुलाकात में एक साथ। यह एक ऐसा पल था जब धुएं का पर्दा हटना शुरू होता है और साजिश की पहली झलक दिखाई देती है। टीम ने तुरंत अपने सुनने वाले उपकरणों को सक्रिय कर दिया और उनकी बातचीत को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। अंदर प्रिया सिंह डरी हुई और गुस्से में लग रही थी। आपने कहा था कि उसे सिर्फ एक सबक सिखाना है। उसकी कांपती हुई आवाज रिकॉर्डर में कैद हो गई। आपने यह नहीं बताया था कि आप उसे मार डालेंगे। सिंघानिया की आवाज ठंडी और बेपरवाह थी। मैंने तुम्हें पैसे दिए थे अपना मुंह बंद रखने के लिए, सवाल पूछने के लिए नहीं। पुलिस मुझसे बार बार पूछताछ कर रही है, प्रिया ने कहा। अगर मैं पकड़ी गई तो? सिंघानिया हंसा, एक ऐसी हंसी जिसमें कोई मजाक नहीं था, और फिर उसने वह वाक्य कहा जिसने इस पूरे मामले का रुख मोड़ दिया। तुम क्या सोचती हो, इस मामले में सिर्फ मैं फंसूंगा? बेवकूफ लड़की, अगर मैं नीचे गया तो तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। यह सिर्फ एक धमकी नहीं थी, यह एक कबूलनामा था। यह इस बात का अकाट्य सबूत था कि इन दोनों के बीच एक गहरा और आपराधिक रिश्ता था। यह वह पुल था जो 2 अलग अलग द्वीपों को जोड़ रहा था। निगरानी दल ने तुरंत यह रिकॉर्डिंग इंस्पेक्टर समीर जोशी को भेजी। समीर ने उसे सुना। उनके नी दल ने वह 12 दड़ तक इन दोनों को देश करते हुए, चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी संतुष्टि थी। धुएं का पर्दा अब पूरी तरह से हट चुका था और उसके पीछे 2 चेहरे साफ नजर आ रहे थे। अब यह अंदाजे का खेल नहीं रहा था, अब यह एक सीधी और लक्षित कार्रवाई का समय था। वह रिकॉर्डिंग सिर्फ एक सबूत नहीं थी, वह एक चाबी थी जिसने इस मामले के सारे बंद दरवाजे एक साथ खोल दिए थे। इंस्पेक्टर समीर जोशी ने उस टेप के आधार पर तुरंत डीजे प्रिया सिंह की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। इस बार जब पुलिस की टीम प्रिया के दरवाजे पर पहुंची तो कोई बहस या इनकार नहीं हुआ। प्रिया ने दरवाजा खोला और पुलिस को देखकर उसके चेहरे पर डर और राहत का एक अजीब सा मिश्रण था। ऐसा लग रहा था जैसे वह इस पल का इंतजार ही कर रही थी, जैसे वह इस बोझ को और नहीं उठा सकती थी। उसे चुपचाप गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ कक्ष में इस बार माहौल बिल्कुल अलग था। अब यह अंदाजों और सवालों का खेल नहीं था, अब सच सामने था, बस उसे जुबान पर लाना बाकी था। प्रिया चुपचाप सिर झुकाए बैठी थी। समीर जोशी ने उससे कोई सवाल नहीं पूछा। उन्होंने शांति से एक छोटा सा ध्वनि रिकॉर्डर निकाला और उसे मेज पर रखकर चला दिया। कमरे में प्रिया और अरुण सिंघानिया की आवाजें गूंजने लगीं। प्रिया ने अपनी ही डरी हुई आवाजें सुनी। आपने कहा था कि उसे सिर्फ एक सबक सिखाना है। और फिर सिंघानिया की वह ठंडी धमकी भरी आवाज, अगर मैं नीचे गया तो तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। उस रिकॉर्डिंग को सुनना प्रिया के लिए अपने ही अपराध और अपने धोखे का सामना करने जैसा था। एक अपराधी मनोवैज्ञानिक के तौर पर मैं जानता हूं कि जब एक साथी अपराधी को मुख्य साजिशकर्ता के धोखे का अकाट्य सबूत दिखाया जाता है तो वफादारी या डर की आखिरी दीवार भी
ढह जाती है। रिकॉर्डिंग खत्म होते ही प्रिया फूट फूट कर रोने लगी और फिर आंसुओं के बीच उसने अपनी पूरी कहानी बयान कर दी। उसने अपनी कहानी की शुरुआत अपनी ईर्ष्या और हताशा से की। उसने बताया कि कैसे वह और अलीशा कभी अच्छी दोस्त हुआ करती थीं, लेकिन अलीशा की कामयाबी ने उसे कैसे पीछे धकेल दिया था। मैं हर रोज मेहनत करती थी, उसने सिसकते हुए कहा, लेकिन हर कोई सिर्फ अलीशा को ही देखता था। ऐसा लगता था जैसे मैं मौजूद ही नहीं हूं। उसकी आवाज में एक कलाकार की पीड़ा थी जो अपनी पहचान खो रहा था। उसने बताया कि इसी हताशा के आलम में अरुण सिंघानिया एक फरिश्ता बनकर उसकी जिंदगी में आया था। उसने प्रिया से संपर्क किया और उसकी कला की बहुत तारीफ की। उसने कहा कि वह मानता है कि असली प्रतिभा प्रिया के अंदर है, न कि अलीशा के। सिंघानिया ने उसके दुखती रग पर हाथ रखा था। उसने प्रिया की असुरक्षा और उसकी महत्वाकांक्षा का फायदा उठाया। उसने कहा, अलीशा बहुत घमंडी हो गई है, उसे जमीन पर लाना जरूरी है, उसे बस एक सबक सिखाना है। प्रिया ने कबूल किया कि सिंघानिया का प्रस्ताव उसके लिए एक सपने जैसा था। सिंघानिया ने उसे एक पाउडर का छोटा पैकेट दिया और कहा कि यह एक ऐसा रसायन है जिससे पेट में तेज दर्द होता है और कुछ घंटों के लिए चक्कर आते हैं। योजना यह थी कि प्रिया इसे अलीशा के पेय में मिला देगी, जिससे अलीशा साल के अपने सबसे बड़े प्रदर्शन से ठीक पहले बीमार पड़ जाएगी। इससे न सिर्फ अलीशा की बदनामी होगी, बल्कि उसकी जगह प्रिया को मुख्य डीजे के रूप में प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। उसने मुझसे कहा था कि इससे वह सिर्फ कुछ घंटों के लिए बीमार पड़ेगी, उसका घमंड टूटेगा, प्रिया ने रोते हुए कहा। इस काम के बदले में सिंघानिया ने उसे 10 लाख रुपए और मुंबई के सबसे बड़े क्लबों में मुख्य डीजे के रूप में काम दिलाने का वादा किया था। ईर्ष्या और शोहरत की चकाचौंध में अंधी होकर प्रिया इस शैतानी सौदे के लिए तैयार हो गई। उसने वीआईपी कमरे के उन क्षणों को याद किया। उसने बताया कि कैसे उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने वह पाउडर अलीशा के गिलास में मिलाया था। उसने जानबूझकर गिलास को उठाया था ताकि अगर कोई देखे तो लगे कि वह बस मजाक कर रही है। लेकिन अगली सुबह जब उसने अलीशा की मौत की खबर सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह समझ गई थी कि सिंघानिया ने उसे धोखा दिया है। उसने उसे सिर्फ एक रसायन नहीं बल्कि एक घातक जहर दिया था। वह उसे डराना नहीं बल्कि मारना चाहता था। प्रिया समझ गई थी कि वह सिर्फ एक मोहरा थी, एक ऐसी कठपुतली जिसे सिंघानिया ने अपने भयानक खेल के लिए इस्तेमाल किया था। उसका कबूलनामा आंसुओं और पछतावे की एक दर्दनाक कहानी थी। वह एक ऐसी महिला की कहानी थी जो अपनी ईर्ष्या और अपनी महत्वाकांक्षा के जाल में इस कदर फंस गई कि वह एक मनोरोगी के हाथों का खिलौना बन गई। उसकी कहानी कोई बहाना नहीं थी, लेकिन एक दुखद स्पष्टीकरण जरूर थी। पुलिस के पास अब वह सब कुछ था जो उन्हें चाहिए था, एक गवाह, एक कबूलनामा और मुख्य साजिशकर्ता के खिलाफ एक अकाट्य हथियार। प्रिया सिंह का कबूलनामा एक ऐसा हथियार था जिसने इस मामले के सारे समीकरण बदल दिए थे। अब पुलिस के हाथ खाली नहीं थे। उनके पास न सिर्फ एक कहानी थी बल्कि कहानी सुनाने वाली एक गवाह भी थी। इंस्पेक्टर समीर जोशी ने अब और कोई समय बर्बाद नहीं किया। इस बार वे अरुण सिंघानिया के आलीशान दफ्तर नहीं बल्कि उसके किले जैसे घर पर पहुंचे और इस बार वे सवाल पूछने नहीं बल्कि उसे गिरफ्तार करने गए थे। सिंघानिया, जो अपनी सुबह की कॉफी पी रहा था, दरवाजे पर पुलिस की पूरी टीम को देखकर हैरान रह गया, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक गहरा गुस्सा था, जैसे किसी ने उसकी निजी सल्तनत में घुसने की हिम्मत की हो। पूछताछ कक्ष में अरुण सिंघानिया अब भी वही पुराना खेल खेलने की कोशिश कर रहा था। वह शांत, संयमित और थोड़ा अहंकारी दिखने की कोशिश कर रहा था। उसे अब भी विश्वास था कि उसके महंगे वकील और उसके ऊंचे संपर्क उसे इस छोटी मोटी मुश्किल से बाहर निकाल लेंगे। वह ऐसे बैठा था जैसे यह पूछताछ नहीं बल्कि कोई व्यापारिक बातचीत हो जिसमें वह अपनी शर्तें मनवाने आया हो। इंस्पेक्टर, उसने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मुझे उम्मीद है कि आपके पास इस बार मुझे यहां बुलाने की कोई ठोस वजह होगी। समीर जोशी ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने शांति से मेज पर एक के बाद एक सबूत रखना शुरू किया। सबसे पहले धमकी भरे संदेश, फिर मोबाइल टावर का वह डेटा जो यह साबित करता था
कि संदेश उसी के इलाके से भेजा गया था। फिर प्रिया के साथ उसकी गुप्त मुलाकात की तस्वीरें। सिंघानिया हर सबूत को एक तिरस्कार भरी नजर से देखता और उसे एक गलतफहमी या साजिश कहकर खारिज कर देता। वह अपनी शक्ति के पीछे छिपा हुआ था, यह विश्वास करते हुए कि कोई भी दीवार उसे भेद नहीं सकती। जब सिंघानिया ने हर सबूत को झुठला दिया, तब समीर जोशी ने अपना आखिरी और सबसे शक्तिशाली हथियार निकाला। उन्होंने प्रिया सिंह के कबूलनामे की वीडियो रिकॉर्डिंग चला दी। स्क्रीन पर प्रिया रो रही थी और अपनी पूरी कहानी सुना रही थी। सिंघानिया ने प्रिया को यह बताते हुए सुना कि कैसे उसने उसकी ईर्ष्या और हताशा का फायदा उठाया। उसने प्रिया को यह कहते हुए सुना कि सिंघानिया ने उसे वादा किया था कि उस रसायन से अलीशा सिर्फ बीमार पड़ेगी। उसने प्रिया को यह बताते हुए सुना कि सिंघानिया ने उसे 10 लाख रुपए और शोहरत का सपना बेचा था। जैसे जैसे रिकॉर्डिंग चलती रही, सिंघानिया का शांत और संयमित नकाब पहली बार दरकने लगा। उसके चेहरे पर पछतावा नहीं, बल्कि एक गहरा, हिंसक गुस्सा उभरने लगा। यह गुस्सा अपने किए पर नहीं था, यह गुस्सा प्रिया पर था। अपनी ही एक मोहरे के हाथों मात खा जाने का गुस्सा था। एक आत्ममुग्ध व्यक्ति के लिए पकड़े जाने से बड़ा अपमान उस व्यक्ति द्वारा धोखा दिया जाना होता है जिसे वह खुद से कमजोर समझता है। प्रिया का कबूलनामा सिंघानिया के अहंकार पर एक सीधा हमला था। उसकी नजर में प्रिया ने कमजोर पड़कर और सच बताकर उसे धोखा दिया था। यह बकवास है। रिकॉर्डिंग खत्म होते ही वह चिल्लाया, यह एक हताश लड़की की कहानी है जो खुद को बचाने के लिए मेरा नाम घसीट रही है। तुम लोग एक जलनखोर औरत की बातों पर यकीन करोगे और अरुण सिंघानिया को गिरफ्तार करोगे। उसने अपनी ताकत का रौब दिखाने की आखिरी कोशिश की। तुम जानते नहीं हो कि तुम किससे पंगा ले रहे हो, इंस्पेक्टर। कल सुबह तक तुम खुद निलंबित हो जाओगे। लेकिन समीर जोशी पर उसकी धमकियों का कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने शांति से एक और कागज मेज पर रखा। यह एक बैंक की रसीद थी। यह वह 10 लाख रुपए हैं जो आपके एक गुप्त खाते से प्रिया सिंह के खाते में भेजे गए थे, ठीक अलीशा की हत्या के एक दिन बाद, समीर ने कहा। यही वह पल था, वह आखिरी कील थी। बैंक की रसीद प्रिया के कबूलनामे के साथ मिलकर एक ऐसी दीवार बन गई थी जिसे सिंघानिया का पैसा या उसका प्रभाव कुछ भी नहीं तोड़ सकता था। अरुण सिंघानिया के चेहरे से सारे भाव गायब हो गए। उसका गुस्सा, उसका अहंकार, सब कुछ एक गहरी, ठंडी खामोशी में बदल गया। वह समझ गया था कि खेल खत्म हो चुका है। उसका बुना हुआ दिछांसथी यानी फ्लॉलेस नाटक उसकी अपनी ही एक कठपुतली ने बर्बाद कर दिया था। अब उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। पूछताछ कक्ष में छाई वह खामोशी किसी भी शोर से ज्यादा भारी थी। अरुण सिंघानिया अपनी कुर्सी पर पत्थर की मूर्ति की तरह बैठा था। उसकी आंखें सामने मेज पर रखे सबूतों पर टिकी थीं। उसका अहंकार, उसका गुस्सा, उसका आत्मविश्वास, सब कुछ बिखर चुका था। एक अपराध मनोवैज्ञानिक के तौर पर, मैं जानता हूं कि जब एक आत्ममुग्ध अपराधी के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचता, तो वह दया की भीख नहीं मांगता। इसके बजाय वह अपने किए को सही ठहराने की आखिरी कोशिश करता है, ताकि वह अपनी ही नजरों में हार न जाए। काफी देर बाद सिंघानिया ने अपनी नजरें उठाईं और सीधे इंस्पेक्टर समीर जोशी की आंखों में देखा। उसके चेहरे पर अब कोई नकाब नहीं था, और जो चेहरा अब दिख रहा था वह किसी हारे हुए इंसान का नहीं, बल्कि एक ऐसे शिकारी का था जो अपने शिकार की वजह बता रहा हो। आप जानना चाहते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया? उसने एक ठंडी, सपाट आवाज में कहा, जैसे वह किसी व्यापारिक सौदे की शर्तें बता रहा हो। मैं आपको बताता हूं। उसने अपनी कहानी की शुरुआत उस दिन से की जब वह पहली बार अलीशा से मिला था। वह एक छोटे से क्लब में बजाती थी। उसने कहा, उसमें प्रतिभा थी, लेकिन दुनिया उसे नहीं जानती थी। मैंने उसे देखा और मैंने फैसला किया कि मैं उसे एक सितारा बनाऊंगा। उसने बताया कि कैसे उसने अलीशा पर अपना पैसा, अपना समय और अपने संपर्क सब कुछ लगा दिया। मैंने उसे बनाया था, इंस्पेक्टर, उसने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा मालिकाना हक था। उसका हर महंगा कपड़ा, उसकी हर बड़ी पार्टी, उसकी हर सफलता सब मेरी वजह से थी। वह मेरा सबसे खूबसूरत प्रोजेक्ट थी, मेरा सबसे बड़ा अधिग्रहण। उसकी भाषा में अलीशा कोई इंसान नहीं,
बल्कि एक कीमती वस्तु थी जिसे उसने खरीदा था और तराशा था। और फिर उसने मुझे धोखा दिया, सिंघानिया ने कहा। उसकी आवाज में पहली बार भावना की एक झलक दिखी, नफरत की। उसने मुझसे आजाद होना चाहा। वह अपने फैसले खुद लेना चाहती थी, जैसे कि वह कोई स्वतंत्र इंसान हो। वह मेरी बनाई हुई चीज थी और वह मुझसे ही दूर जाने की हिम्मत कर रही थी। उसकी नजर में अलीशा का अपनी जिंदगी पर हक मांगना एक विद्रोह था, एक ऐसा धोखा जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने स्वीकार किया कि उसका शुरुआती इरादा वही था जो उसने प्रिया को बताया था, अलीशा को सिर्फ एक सबक सिखाना, उसे बीमार करना, उसके करियर को कुछ समय के लिए रोकना, ताकि वह टूटकर, हारकर वापस उसी के पास आ जाए। मैं उसे वापस पाना चाहता था, उसने कहा। लेकिन फिर मैंने सोचा, अगर वह सिर्फ बीमार पड़ती तो वह ठीक हो जाती, और ठीक होकर वह फिर से किसी और के पास जा सकती थी। यह विचार मेरे लिए असहनीय था। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी। मैंने फैसला किया कि अगर मैं उसे पा नहीं सकता तो उसे कोई और भी नहीं पा सकेगा। मौत ही एकमात्र तरीका था यह सुनिश्चित करने का कि वह हमेशा के लिए सिर्फ मेरी यादों में रहे, किसी और की बाहों में नहीं। और फिर उसने वह वाक्य कहा जिसने उस कमरे में मौजूद हर किसी की रूह कंपा दी, अगर वह मेरी नहीं हो सकती, उसने अपनी भावनाओं से रहित आवाज में कहा, तो वह किसी और की भी नहीं हो सकती थी। यह बहुत सरल सा हिसाब है। उसने प्रिया को इस्तेमाल करने या अलीशा को मारने का कोई पछतावा नहीं दिखाया। उसकी दुनिया में लोग सिर्फ मोहरे थे। प्रिया एक जरूरी लेकिन तुच्छ औजार थी, और अलीशा एक कीमती ट्रॉफी थी जिसे जब जीता नहीं जा सकता तो उसे तोड़ देना ही सही था। उसका कबूलनामा खत्म हो चुका था। कमरे में एक घिनौनी खामोशी थी। पुलिस अधिकारियों ने अपने करियर में कई अपराधियों को देखा था, लेकिन इस स्तर की ठंडी, तर्कसंगत और अधिकारपूर्ण मनोरोग्यता दुर्लभ थी। उन्होंने आखिरकार उस राक्षस का असली चेहरा देख लिया था। एक ऐसा राक्षस जो जुनून या गुस्से में नहीं, बल्कि मालिकाना हक के एक ठंडे, परिकलित दर्शन से प्रेरित था। अरुण सिंघानिया के कबूलनामे ने इस मामले को कानूनी तौर पर लगभग सील कर दिया था। इसके बाद यह कहानी पुलिस स्टेशन की फाइलों से निकलकर मुंबई के सत्र न्यायालय की भव्य दीवारों के भीतर पहुंच गई। यह मुकदमा सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं थी, यह एक राष्ट्रीय तमाशा बन गया था। हर सुनवाई पर अदालत के बाहर मीडिया और आम लोगों की भारी भीड़ जमा होती थी। अलीशा खन्ना की तस्वीरें, मोमबत्तियां और न्याय की मांग करते पोस्टर हर जगह दिखाई देते थे। यह दिखाता था कि यह मामला अब सिर्फ एक परिवार का दुख नहीं, बल्कि पूरे समाज की सामूहिक चेतना का हिस्सा बन चुका था। अदालत के कटघरे में अरुण सिंघानिया और प्रिया सिंह एक दूसरे से कुछ ही फीट की दूरी पर खड़े थे, लेकिन उनके बीच मीलों का फासला था। सिंघानिया अब भी वही महंगा सूट और आत्मविश्वास का नकाब पहने हुए था, जैसे वह किसी व्यापारिक बैठक में हो। उसके चेहरे पर अपने किए का कोई पछतावा नहीं था। दूसरी ओर प्रिया सिंह पूरी तरह से टूट चुकी थी। वह हर सुनवाई में रोती रहती, उसकी आंखें पश्चाताप और डर से भरी हुई थीं। वह इस कहानी की खलनायिका भी थी और शिकार भी। सरकारी वकील ने अदालत के सामने सबूतों की एक ऐसी अटूट श्रृंखला पेश की जिसे तोड़ पाना नामुमकिन था। चलचित्र यंत्रों से की गई छेड़छाड़, कॉकटेल के गिलास पर मिले प्रिया के उंगलियों के निशान, सिंघानिया का धमकी भरा संदेश, उनकी गुप्त मुलाकात की रिकॉर्डिंग और प्रिया का विस्तृत कबूलनामा, हर सबूत एक ही कहानी कह रहा था। वकील ने सिंघानिया को एक ठंडे दिमाग वाले, आत्ममुग्ध मनोरोगी के रूप में चित्रित किया, जिसने अपने अहंकार के लिए एक जान ले ली। और उन्होंने प्रिया को एक ऐसी महत्वाकांक्षी लेकिन गुमराह महिला के रूप में पेश किया जो सिंघानिया की शातिर चालों का शिकार बन गई। आखिरकार फैसले का दिन आ गया। अदालत का कमरा खचाखच भरा हुआ था। जब न्यायाधीश ने अपना फैसला पढ़ना शुरू किया तो पूरे कमरे में एक गहरी, दम घोंटने वाली खामोशी छा गई। उन्होंने प्रिया सिंह को हत्या की साजिश में शामिल होने का दोषी पाया। हालांकि न्यायाधीश ने कहा, अदालत इस बात पर ध्यान देती है कि आपकी मंशा हत्या करने की नहीं थी और आपने जांच में पूरा सहयोग किया है, लेकिन आपकी ईर्ष्या और आपके लालच ने एक जघन्य अपराध को अंजाम देने में मदद की। अदालत ने प्रिया सिंह को 20 साल के कठोर कारावास
की सजा सुनाई। यह सुनते ही प्रिया वहीं कटघरे में गिरकर रोने लगी। फिर न्यायाधीश का ध्यान अरुण सिंघानिया की ओर गया। उनकी आवाज और भी ज्यादा सख्त हो गई। यह अदालत मानती है कि यह अपराध जुनून या गुस्से में नहीं, बल्कि एक ठंडे, परिकलित और बेहद बीमार मानसिकता के तहत किया गया था। आपने न सिर्फ एक युवा जीवन को समाप्त किया, बल्कि आपने एक और इंसान को अपने अपराध में भागीदार बनाने के लिए उसका इस्तेमाल भी किया। आपके मन में अपने किए के लिए कोई पछतावा नहीं है और आप समाज के लिए एक खतरा हैं। न्यायाधीश ने एक गहरी सांस ली और उन शब्दों का इस्तेमाल किया जिनका इंतजार पूरा देश कर रहा था। यह अपराध दुर्लभ से दुर्लभतम की श्रेणी में आता है। इसीलिए यह अदालत आरोपी अरुण सिंघानिया को हत्या और आपराधिक साजिश के जुर्म में मृत्युदंड की सजा सुनाती है। यह सुनते ही अदालत में एक कोहराम मच गया। अलीशा की मां की एक दबी हुई चीख निकली। सिंघानिया का चेहरा पहली बार पीला पड़ा। उसकी आंखों में अविश्वास का भाव था। अदालत का हथौड़ा गिरा और उसकी आवाज उस कमरे में गूंजती रही। कानून ने अपना आखिरी शब्द कह दिया था। न्याय की जीत हुई थी, लेकिन उस जीत की कीमत एक युवा जिंदगी थी जो हमेशा के लिए खो चुकी थी। अदालत के फैसले ने कानूनी फाइल को तो बंद कर दिया, लेकिन इसने पूरे देश में एक ज्यादा बड़ी और असहज बहस को जन्म दिया। अलीशा खन्ना की कहानी अब सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं रही। यह चमक दमक की दुनिया के उस अंधेरे सच का एक क्रूर प्रतीक बन गई थी, जिसे लोग जानते तो हैं, लेकिन अक्सर नजरअंदाजा कर देते हैं। क्लब औरा, जहां यह सब शुरू हुआ था, सिर्फ एक इमारत नहीं है। यह उस सपने का प्रतीक है जिसके पीछे मुंबई जैसे शहरों में हजारों युवा अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। शोहरत, पैसा और एक ग्लैमरस जीवन शैली का सपना। एक अपराध मनोवैज्ञानिक के तौर पर मैं इस दुनिया को एक खूबसूरत लेकिन खतरनाक जाल की तरह देखता हूं। यह एक ऐसी दुनिया है जो आपको ऊपर उठाती है, आपको एक सितारा बनाती है, लेकिन साथ ही आपको अदृश्य धागों में बांध भी लेती है। अलीशा खन्ना ने इस सपने को हासिल कर लिया था। वह पार्टियों की रानी थी, उसकी हर अदा पर लोग मरते थे, लेकिन उसकी यही सफलता उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई। उसकी सफलता ने प्रिया सिंह जैसी प्रतिद्वंद्वी के मन में पेशेवर ईर्ष्या का जहर घोल दिया। उसकी खूबसूरती और प्रसिद्धि ने अरुण सिंघानिया जैसे शिकारी को आकर्षित किया, जो उसे एक इंसान नहीं बल्कि अपनी मिल्कियत समझता था। उसकी ऊंची कमाई ने शेई मल्होत्रा जैसे प्रबंधकों के साथ वित्तीय तनाव पैदा किया, और उस ग्लैमरस जीवन शैली को बनाए रखने के दबाव ने उसे शेट्टी भाई जैसे सूदखोरों के चंगुल में फंसा दिया। विडंबना यह है कि जिन चीजों ने अलीशा को एक सितारा बनाया, उन्हीं चीजों ने उसे एक आसान शिकार भी बना दिया। उसकी प्रभामंडल यानी प्रसिद्धि की रोशनी ही उसके लिए एक निशाना बन गई थी। यह कहानी सिर्फ एक हत्यारे की नहीं, बल्कि उन भावनाओं की भी है जो हत्या को जन्म देती हैं। प्रिया सिंह का चरित्र आज के सोशल मीडिया युग का एक दुखद उदाहरण है, जहां हम लगातार अपनी तुलना दूसरों से करते हैं। उसकी ईर्ष्या वह धीमा जहर थी जिसे वह सालों से पी रही थी। असली जहर को छूने से बहुत पहले उसकी कहानी एक चेतावनी है कि बिना नैतिक दिशा के महत्वाकांक्षा आत्मविनाश की ओर ले जाती है। और अरुण सिंघानिया वह उस समाज का चरम उत्पाद है जो पैसे और ताकत को ही सब कुछ मानता है। उसका अपराध एक ऐसे अहंकार से जन्मा था जो यह मानता है कि वह हर चीज को खरीद सकता है, नियंत्रित कर सकता है, और जब नियंत्रित नहीं कर सकता तो उसे नष्ट कर सकता है। वह उस शक्ति का अंधेरा पक्ष था जिसकी पूजा यह ग्लैमरस दुनिया करती है। अलीशा खन्ना का मामला हमें एक कड़वी सच्चाई की याद दिलाता है। प्रसिद्धि की रोशनी जितनी तेज और चमकदार होती है, वह अपने पीछे उतनी ही गहरी और खतरनाक परछाइयां भी बनाती है। इन परछाइयों में ईर्ष्या, नफरत, जुनून और लालच जैसे राक्षस पलते हैं। अलीशा की कहानी अनोखी नहीं है, यह उन खतरों का एक सार्वजनिक और दुखद प्रदर्शन है जो उस रोशनी का पीछा करने वाले किसी भी व्यक्ति का इंतजार कर रहे होते हैं। यह एक सबक है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, और कभी-कभी सबसे खूबसूरत सपने ही सबसे भयानक दुःस्वप्न में बदल जाते हैं। अदालत का फैसला आ चुका था,
और कानूनी तौर पर कहानी खत्म हो गई थी। लेकिन अपराध की कहानियां कभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं होती। वे उन लोगों की जिंदगी में हमेशा के लिए रह जाती हैं जो उस कहानी का हिस्सा थे। सुर्खियों और बहसों के शोर के पीछे असली कीमत उन लोगों ने चुकाई जिनकी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई थी। अलीशा के माता पिता, जो एक साधारण मध्यवर्गीय परिवार से थे, अपनी बेटी की शोहरत की दुनिया को कभी पूरी तरह से समझ नहीं पाए थे। मुकदमे के बाद वे मुंबई की चकाचौंध को छोड़कर अपने छोटे से शहर वापस लौट गए। एक शाम अलीशा के पिता उसकी बचपन की तस्वीरों को देख रहे थे। उन तस्वीरों में वह एक साधारण सी लड़की थी जो मुस्कुरा रही थी, जिसके सपनों में शायद दूर दूर तक कोई डीजे बनने का ख्याल नहीं था। हमारे लिए, उन्होंने नम आंखों से कहा, वह कभी पार्टियों की रानी थी ही नहीं। वह बस हमारी छोटी सी अलीशा थी जिसे हमने खो दिया। उनकी इस एक पंक्ति में उस पूरे मामले का दर्द छिपा था। एक ऐसा दर्द जिसे कोई कानूनी फैसला या सजा कम नहीं कर सकती थी। दूसरी ओर प्रिया सिंह अब जेल की चारदीवारी में अपनी जिंदगी के 20 साल गुजारने वाली थी। उसकी प्रतिभा, उसकी कला, सब कुछ उसकी एक गलती की भेंट चढ़ गया था। वह एक हत्यारी नहीं बनना चाहती थी, लेकिन उसकी ईर्ष्या और उसके लालच ने उसे एक ऐसा मोहरा बना दिया जिसकी कोई वापसी नहीं थी। उसकी कहानी भी एक चेतावनी है उन लोगों के लिए जो सफलता की दौड़ में इतने अंधे हो जाते हैं कि वे सही और गलत का फर्क ही भूल जाते हैं। और वह क्लब औरा, जहां यह सब कुछ हुआ था, उस घटना के बाद वह हमेशा के लिए बंद हो गया। उसकी दीवारों से संगीत की गूंज और लोगों का शोर गायब हो चुका था। अब वह बांद्रा की उस चमचमाती सड़क पर एक अंधेरे, मनहूस ढांचे की तरह खड़ा है जो उस रात की भयानक याद दिलाता है। वह जगह जो कभी सपनों का प्रतीक थी, अब एक त्रासदी का स्मारक बन चुकी है। अलीशा खन्ना की कहानी अपने पीछे कई कड़वे सबक छोड़ गई। यह कहानी हमें उस चकाचौंध भरी दुनिया के अंधेरे कोनों से रूबरू कराती है, जहां रिश्ते अक्सर फायदों पर टिके होते हैं और जहां सफलता की कीमत बहुत ज्यादा हो सकती है। यह हमें उस जलन और ईर्ष्या की विनाशकारी ताकत के बारे में चेतावनी देती है जो एक इंसान को राक्षस बना सकती है, और यह हमें उस अधिकार जताने वाले जहरीले प्यार से भी सावधान करती है जो प्यार नहीं बल्कि नियंत्रण का एक रूप होता है। अंत में अलीशा की मौत एक दुखद चेतावनी की घंटी है। यह उन सभी के लिए है जो शोहरत की रोशनी की ओर आकर्षित होते हैं। यह याद दिलाती है कि रिश्तों को सावधानी से चुनें, प्रसिद्धि को समझदारी से संभालें और कभी भी अपनी नैतिकता को सफलता की सीढ़ी चढ़ने के लिए बेच न दें, क्योंकि कभी कभी एक गलत कदम, एक गलत फैसला आपकी सारी रोशनी को हमेशा के लिए एक गहरे अंधेरे में बदल सकता है। रोशनी जितनी तेज होती है वह उतनी ही जल्दी बुझ भी सकती है, और जब वह बुझती है तो पीछे सिर्फ अंधेरा, खामोशी और कभी न खत्म होने वाला पछतावा रह जाता है।